लेकिन अमेरिका से एक खबर और है। अमेरिका में चीन की कई कंपनियां निवेश के लिए ब्लैकलिस्ट हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका का बहुत बड़ा निवेश उन ब्लैकलिस्टेड कंपनियों में जा रहा है। इस निवेश को लेकर अब अमेरिका की संसदीय समिति ने सवाल उठाए हैं। साथ में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी कंपनी ब्लैकरॉक और इंडेक्स प्रोवाइडर MSCI को तलब किया गया है। अमेरिका की संसदीय समिति ने निवेश को लेकर ब्लैकरॉक और MSCI से अतिरिक्त जानकारी भी मांगी है। सर, क्या पूरा मामला है ये भी एक बेहद सनसनीखेज खबर थी अमेरिका के बाजार के लिए, और खासतौर से दो ऐसी एजेंसियों के बारे में, दो ऐसे निवेशकों के बारे में जिनकी काफ़ी साख है। एक तो ब्लैकरॉक जो दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी या कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, और दूसरी MSCI जो कि इंडेक्स चलाती है। 60 ऐसी कंपनियां हैं चीन की जो प्रतिबंधित हैं, जिनके साथ अमेरिका ट्रेड नहीं करना चाहता। इनमें अमेरिकन पूंजी या अमेरिकन कैपिटल का फ्लोज इन दो महत्वपूर्ण फिनेंशियल इन्वेस्टर्स ने या फिनेंशियल फर्म्स ने या मर्चेंट बैंकर्स, आप इन्हें माने, इनके जरिए निवेश किया गया। और ये बात अमेरिका की जो हाउस कमेटी है, जो वहाँ की लॉ मेकिंग अथॉरिटी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पाया है। और इन कंपनियों को, दोनों को, ब्लैकरॉक को और MSCI को, अमेरिका की इस कमेटी की तरफ से समन भेजा गया और उनसे इस बात पर पूछताछ की जाएगी। ये मामला खासा सनसनीखेज था, क्योंकि इससे पता चला कि करीब करीब ब्लैकरॉक के जो 5 फंड्स हैं, 5 अलग अलग फंड्स हैं, उन्होंने शुभम चाइनीज़ कंपनियों में $429 मिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अमेरिका में ये खबर आने वाले समय में काफ़ी बड़ी होगी और इसका काफ़ी असर हमें बाजार पर जांच में दिखाई देगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है केवल ब्लैकरॉक और MSCI नहीं, चीन की कंपनियों में निवेश करने वाले कुछ और भी अमेरिकी निवेशक हैं जिनके नाम इसमें निकलकर सामने आएंगे। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर। दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी DLF के प्रमोटर KP सिंह ने कंपनी में अपनी बची हुई सारी हिस्सेदारी बेच दी है। KP सिंह की कंपनी में सिर्फ 0.59% हिस्सेदारी बची हुई थी। मंगलवार को कंपनी की तरफ से बताया गया कि KP सिंह ने इस हिस्सेदारी को 731 करोड़ रुपए में बेच दिया। करीब 6 दशक तक रियल एस्टेट बिजनेस में रहने के बाद KP सिंह ने जून 2020 में DLF के चेयरमैन पद से त्यागपत्र दिया था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच के तहत हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल और अन्य के घरों पर मंगलवार को छापे मारे। छापेमारी में कार्रवाई PMLA के प्रावधानों के तहत दिल्ली और गुरुग्राम स्थित परिसरों में की गई। मुंजाल के एक नज़दीकी व्यक्ति के खिलाफ राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI की शिकायत के आधार पर यह जांच की जा रही है। इस व्यक्ति के खिलाफ अघोषित विदेशी मुद्रा रखने के आरोप हैं। अमेरिका की दिग्गज निवेश फर्म वैनगार्ड ने भारत की कैब एग्रीगेटर कंपनी ओला की वैल्यूएशन को घटा दिया। 2021 में वैनगार्ड ने ओला की वैल्यूएशन $7.2 अरब आंकी थी, लेकिन ताजा अनुमान में वैल्यूएशन को घटाकर $3.5 अरब कर दिया, यानी करीब 52% की कटौती की गई है। इस साल फरवरी तक ओला में वैनगार्ड का कुल निवेश $3.38 करोड़ था। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने मंगलवार को मई महीने के टेलीकॉम ग्राहकों के आंकड़े जारी किए। आंकड़ों से पता चला कि मई के दौरान वोडाफोन आइडिया के 28 लाख ग्राहकों ने कंपनी की सेवा छोड़ी है। दूसरी तरफ रिलायंस जियो के साथ 30 लाख नए ग्राहक जुड़े। एयरटेल ने भी मई के दौरान 13 लाख नए ग्राहक जोड़े। वोडाफोन ने जो ग्राहक कंपनी की सेवा छोड़ रहे हैं उनमें अधिकतर रिलायंस जियो की सेवा का चुनाव कर रहे हैं। ये बात भी सामने आई। सर, कोई टिप्पणी आपकी? वोडाफोन के ग्राहकों की शिफ्ट हमें फिर बताती है कि कंपनी किस संकट में है। और दूसरी चीज़ है कि वोडाफोन के पास जो ग्राहक थे, जो वोडाफोन के पास जिनके जो कनेक्शन जिनके पास थे, वो कम आय वाले, लो इनकम वाले या छोटे आरपू वाले लोग थे, जिनके से ज़्यादा आरपू नहीं था। और ये बेस अब जियो की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब आपको याद होगा, हमने किसी मनी सेंटर में आपको बताया था कि जियो की स्ट्रेटजी भी यही है कि जो वोडाफोन का 3G और 4G का, खासतौर से 3G का जो बेस शिफ्ट हो रहा है उस पर निगाह जमाई जाए। और वैसा ही हुआ बाजार में। वोडाफोन के ग्राहकों ने वोडाफोन को छोड़ा और जियो का नेटवर्क चुना है।